चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साधारण शब्दों में बात करूं तो ह्यूमन रेस्पिरेशन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि गैसेस कैसे ट्रांसफर होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है, कौन सी गैसेज उसके लिए रिक्वायर्ड होती है और पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता है हर एक चीज़ का वो किस तरह से होता है, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो डिस्कस करने वाली चीज़ आती है वो आती है तुम्हारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये इसका जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आती है नोस्ट्रिल्स। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है अपनी नोज की उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, नोस्ट्रिल्स आता है। नोस्ट्रिल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल्स के अंदर आपको हेयर्स साथ में सीबम जैसी चीजें देखने को मिलती है। यानी कि जो ये नोस्ट्रिल्स होती है वो किसके अंदर खुलती है, जाके वेस्टिब्यूल के अंदर खुलती है और इसके अंदर हेयर्स और सीबम के ग्लैंड्स जो है जो सीबम सिक्रीट करते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर इसके बाद खुलता है नेसल चैम्बर। इस नेसल चैम्बर के अंदर एक तो पार्ट होता है अपना ओल्फैक्टरी पार्ट। जहां भी ओल्फैक्टरी वर्ड यूज होता है, जहां पर भी वर्ड आता है ओल्फैक्टरी, वहां पर हमेशा समझ लेना कुछ चीज सेंस हो रही है, कुछ चीज सेंस की जाती है। और यहाँ पर क्या चीज सेंस की जाएगी, स्मेल, ठीक है। और एक होता है इसमें रेस्पिरेटरी रीजन, जिसके अंदर जो अपना जो एयर है उसका जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जाता है। जो एयर है उसका जो टेम्परेचर है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे रेस्पिरेटरी रीजन में जो ये पार्ट है अपना जिसे हम नेसल चैम्बर बोल रहे हैं, इस नेसल चैम्बर के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। वो ब्लड वेसल पक्का एक ब्लड के जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उस पर रन कर रही होगी, यानी कि उसके अंदर वही टेम्परेचर रन कर रहा होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब यहाँ से एयर इस तरह से पास होगी तो ये जो सारी एयर है इसके ऊपर टकरा के जाएगी। तो अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब भी जो एयर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, और बाहर अगर ठंड होगी तब भी एयर का टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर एक कॉमन पाथ खुलता है दोनों के लिए, ये जो कॉमन पाथ दिख रहा है ये तो आ गया अपना माउथ ओपनिंग आ गई। इस माउथ की और जो है तुम्हारा अपना नेसल ओपनिंग्स है या फिर नेसल चैम्बर है जो ये कॉमन पाथ में खुल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है नीट एग्जाम के अंदर। तो ये होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, क्लियर है। तो फिर ये सारे जो हमारी कॉमन नली है दोनों चीज़ों की, जहाँ से हम सांस ले रहे हैं या अपना जहाँ से हम सांस ले रहे हो, जहाँ से हम खा रहे हैं, दोनों की एक जगह पे कॉमन ओपनिंग खुलती है। उस कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब जब ये फेरिंग्स खुलता है तो उसके बाद एक यहाँ पर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है, इस तरह से एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोल रहे हैं, एपिग्लोटिस। ये क्या है, कैप है, इसको मैं कैप बोल सकता हूँ। क्या हो रहा है, जब हम खाना खा रहे होंगे तो उस खाने के टाइम पे एक डायरेक्शन में भेजना है उसे, जो खाना है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन में, अपने फूड पाइप में जाना चाहिए। तो उस फूड पाइप के टाइम पे ये ढक्कन क्या होता है, तो ये क्या, ये ढक्कन क्या है, इसको यहाँ से क्लोज कर देता है। और क्लोज करने से क्या होता है, जो खाना होता है वो सांस की नली में नहीं जाता। जो सांस की नली में खाना ना जाए तो उसको बचाने के लिए कैप प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिग्लोटिस। नहीं वो नहीं, वो होता है वो तो अपने उसमें आ रहा है, माउथ वाले पार्ट में आ रहा है, उसके ऊपर टॉन्सिल सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो डाइजेशन में पढ़ाता है। बट डाइजेशन तुम्हारा काट रखा है तो नहीं आ रहा।
हाँ? तो इसके बाद खुलता है एक नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। यही है हमारा वॉइस बॉक्स। यही क्या है अपना वॉइस बॉक्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर दो तरह के वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं लैरिंग्स के अंदर। कुछ बोन्स का बना हुआ होता है, 6 टाइप 7 टाइप, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ ये दो तरह के कार्टिलेज इसके अंदर पाए जाते हैं, एक ट्रू कार्टिलेज, एक फॉल्स कार्टिलेज। जो ट्रू कार्टिलेज होता है बेटा, वो ट्रू कार्टिलेज ही हमारी आवाज़ को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। और जो हमारा एडम एप्पल है, जो हमारा एडम एप्पल है, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भी इसका ही एक एक्सटेंशन है, ये भी इसी का एक लैरिंग्स का ही पार्ट है। बात समझ में आती है? तो अब ये लैरिंग्स जो है बेटा अगले अपने नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट क्या आता है अपना ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया क्या है अपना विंड बॉक्स। यार गेट बंद कर दो यार। इस विंड बॉक्स में क्या है, कुछ इस तरह से 16 से 20 कार्टिलेज के फ्लैप्स होते हैं, कार्टिलेजेस की रिंग्स होती है इस तरह से रिंग्स लगी हुई होती है। इस रिंग्स का काम क्या होता है, जब यहाँ से हम हवा को इनहेल करेंगे, हवा इनहेल करने से फूड पाइप, जो एयर पाइप है, ये क्या हो सकता है, फैल सकता है, और फैलने से फट सकता है। तो उसको खराबी ना हो तो यहाँ पर 16 से 20 शी शेप कार्टिलेज रिंग भी प्रेजेंट होती है। और ये वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया डिवाइड होता है अपने प्राइमरी ब्रोंकाई में, और ये बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं? पक्का? तो क्या हुआ, नोस्ट्रिल था पहले, नोस्ट्रिल से क्या हुआ, वेस्टिब्यूल में खुला, वेस्टिब्यूल से गया अपने नेसल चैम्बर के अंदर, नेसल चैम्बर के अंदर ओल्फैक्टरी और रेस्पिरेटरी रीजन था। ओल्फैक्टरी का काम था स्मेल करना, रेस्पिरेटरी रीजन का काम था एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। वो खुला फिर एक कॉमन पैसेज के अंदर जिसका नाम फेरिंग्स था, जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। फिर उसको कवर करने के लिए वहाँ पर एक ढक्कन प्रेजेंट था, एक फ्लैप प्रेजेंट था, या फिर कैप प्रेजेंट थी, जिसको हमने बोला एपिग्लोटिस। वो खुला हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। यहीं पे अपना साउंड बॉक्स होता है, जिसके दो पार्ट होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड हमारे आवाज़ को प्रोड्यूस करने के अंदर काम में आता है। देन फिर वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर खुला, जिसे बोलते हैं हम ट्रैकिया। ट्रैकिया ही अपना विंड पाइप होता है, जिसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए सी शेप के कुछ कार्टिलेज रिंग होती हैं, जो कि 16 से 20 नंबर की होती है ना। फिर जो वो बाद में किस में खुलता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई किससे जुड़े हुए होते हैं, लंग से जुड़े होते हैं ना। प्राइमरी ब्रोंकाई और ज़्यादा डिवाइड होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई और ज़्यादा डिवाइड होती है, जिनको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। ये और ज़्यादा छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड होंगे, इनको बोलते हैं हम टर्मिनल ब्रोंकाई। जो फर्दर कनेक्टेड रहते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि क्या है, एल्वियोलाई, जो कि क्या है, एल्वियोलाई। और यहीं पे ही अपना जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, इन एल्वियोलाई में। क्लियर है? ये एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक पहला मेन स्टेम है, फिर उसकी और ज़्यादा ब्रांचेस निकली तो प्राइमरी, फिर और ज़्यादा उसकी प्राइमरी ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकली सेकेंडरी, और सेकेंडरी से देन टर्शरी, और फाइनली उसके पास क्या होती है, लीफ होती है। जो लीफ है तो वहाँ से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर, क्योंकि लीफ ही पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस कवर कराता है। और वहीं इसी तरह से यहाँ पर लीफ का काम कौन कर रहा है, एल्वियोलाई काम कर रहा है। यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज किससे हो रहा है, एल्वियोलाई से हो रहा है। और कैसे हो रहा है, इनके ऊपर इस तरह से लिपटी हुई रहती है ब्लड वेसल्स। आई बात समझ में, पूरे का पूरा पार्ट समझ में आया। अब अगर बात करूं पूरे पैसेज की, तो कैसे होगा पैसेज, सबसे पहले क्या था, नोस्ट्रिल्स, फिर वेस्टिब्यूल, फिर नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स,
फिर ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, देन टर्शियरी ब्रोंक्यूल, एंड देन फिर टर्मिनल। ठीक है, ये जो है ये होता है कंडक्टिंग पाथवे, है ना। इसके बाद क्या आ जाता है अपना एल्वेलाई आ जाती है। एल्वेलाई में भी पहले आते हैं रेस्पिरेटरी एल्वेलाई रीजन, एल्वियोलस। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, आप सीधा इसके बाद एल्वेलाई पे जा सकते हो। ठीक है, फिर आता है एल्वियोलस, देन फिर आर्टरी आता और देन फिर आप फाइनली एल्वियोलाई आती है ना। ये एल्वेलरी सैक्स होते हैं या ये होता है एल्वेलरी सैक्स। ठीक है, ये आपको ये कौन सा पार्ट है जहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का। खैर ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ ये यहाँ तक का पाथ तो पता होना चाहिए। इसके बाद सीधा आप एल्वियोलाई लिख सकते हो पेपर पे, है ना। तो यहाँ तक का पाथ तो आपको पता ही होना चाहिए मिनिमम में। क्लियर, किसी को कुछ नोट करना है नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, लंग्स को डिस्कस करते हैं फिर। करूँ लंग्स को डिस्कस। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लंग्स। देखो लंग्स की बात करें, अच्छे ड्राइंग तो मेरे से नहीं होगी, पहले बता देता हूँ। ये रहा हमारा लंग्स, जो हमारा ये राइट लंग है, ये रहा राइट लंग, ये साइज में बड़ा होता है, और जो हमारा ये लेफ्ट लंग है ये साइज में छोटा होता है। रीजन यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड पे थोड़ा लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, तो उस हार्ट को जगह देने के लिए लेफ्ट लंग का जो साइज होता है वो कैसा होता है छोटा होता है, और राइट लंग कैसा होता है बड़ा होता है। हार्ट सेंटर में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा खिसका हुआ होता है लेफ्ट की साइड, है ना, थोड़ा टिल्टेड होता है ना, तो उसको जगह तो फिर भी देनी पड़ेगी टिल्ट करने के लिए। तो जो लेफ्ट लंग होता है वो कैसे होता है छोटा होता है, और राइट लंग बड़ा होता है। ये भी कुछ पार्ट्स के अंदर लोब्स के अंदर डिवाइड होता है इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाई और यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई, तो इसके अंदर लोब्स कितनी हुई 1 2 3। तो राइट लंग के अंदर लोब्स कितनी है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, और इसके अंदर लंग्स छोटा है वाला, तो ये 2 पार्ट के अंदर ही डिवाइड होता है, तो एक ये एक ये। तो लेफ्ट लंग कितना होता है 2 पार्ट के अंदर होता है। जो लंग्स होते हैं हमारे वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये डबल लेयर आ गई, इसको हम लेयर्स को बोलते हैं इसके प्लूरा। क्या बोलते हैं प्लूरा। और इसके अंदर जो इनर वाली होती है उसको हम बोलते हैं विसरल। क्या बोलते हैं विसरल। और आउटर को क्या बोलते हैं पैराइटल। ठीक है, और इसके अंदर इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इसका काम क्या होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। फ्रिक्शन समझते हो सब, फ्रिक्शन समझते हो रगड़ दोनों के बीच में, जो बीच में रगड़ बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन बोलते हैं। ये ना हो इसको रिड्यूस करने के लिए दोनों सरफेस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है भाई, समझ में आया लंग्स। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ एक मसल्स का एक इस तरह से डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम शेप होती है कर्व शेप स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पर एक मसल का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डायफ्राम, और इसका काम होता है इंस्पिरेशन कराना और एक्सपिरेशन कराना, है ना। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में काम किसका होता है इस डायफ्राम का होता है। तो ये होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक एकेडमिक्स या फिर नीट लेवल पे इतना तो आना चाहिए, हाँ? पढ़ने को तो बहुत सारा है। क्या मस्कुलर स्ट्रक्चर है एक डोम शेप का कर्व शेप का इस तरह से यहाँ पे, हाँ ये क्या करता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कराने में हेल्प करता है, ये बताऊंगा कैसे। है ना, आई बात समझ में, कुछ रहा तो नहीं है ऐसे बता।
आई, हर एक चीज समझ में आई ना? आई है? हाँ, उससे पहले बताया ही क्या था, नोस्ट्रिल बताया, वेस्टिब्यूल बताया, ओल्फैक्टरी स्मेल के लिए, नोस एयर को नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए रेस्पिरेटरी रीजन है अपने पास। वेस्टिब्यूल वो रीजन है जिसके अंदर हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, सीबम होता है जिसके अंदर, देसी भाषा में बताना हो तो वही बता दिया। नोस्ट्रिल्स होते हैं अपने, जो ओपनिंग से अपने नोज की वो खुल, फिर इसके बाद एक कॉमन पाथ होता है, कॉमन नली जो अपनी होती है सांस और गले की, खाने की, दोनों की कॉमन नली होती है, उसको हम फेरिक्स बोलते हैं। उसको ढक्कन बंद खोलने के लिए कि कहाँ पर किसे क्या भेजना है, उसके लिए ढक्कन भी होना चाहिए, उस ढक्कन को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो खुल रहा है फिर ट्रैकिया के अंदर, ये हमारा साउंड बॉक्स है जिससे हमारी वॉइस निकल रही है। फिर इसके बाद ये ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, इसके ऊपर इस तरह से कार्टिलेज की रिंग्स होती है ना। फिर इसके बाद ये आपने बताया ही मैंने, मिटा दूं या कुछ देख कर रहे हो, लिख रहे हो? इसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ये लगाते हैं डबल टेप। वो क्यों नहीं आई तेरे दोस्त? तो उसे बोला तो आज छुट्टी मार ले। स्कूल है क्या है? मुझे नहीं पता, आंटी ने मुझे खुद कह दी, इसकी तबीयत थोड़ी खराब थी ना। हाँ, कल भी इसलिए नहीं आई थी वो, तो वो कह रही थी कि मैं छुट्टी कर, मुझे छुट्टी करनी है, तो फिर आंटी ने भेजा उसे स्कूल। ऐसा क्या है स्कूल में से धक्के मार के भेज रहा है, बीमारी में भी है। चलो जी, इंस्पिरेशन समझते हैं क्या होता है भैया। सांस लेने को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन बोलते हैं, और छोड़ने को एक्सपिरेशन बोलते हैं। अरे एक ही चीज़ है ना। क्योंकि अगर शॉर्ट में बोलते हैं तो हम इंस्पायर बोलते हैं, है ना, इंस्पायर नहीं बोलते। क्लियर? तो अगर इंस्पायर तो वो वाला इंस्पायर भी है, ये वाला भी इंस्पायर, दोनों का मिक्स नहीं करता, दोनों को सेपरेट इंस्पिरेशन ही बोलते हैं, है ना। तो इंस्पिरेशन क्या होती है? सांस लेने को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन बोलते हैं। एंड सेकंड जो निकालने का होता है उसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है एक्स्ट्रा कोस्टल मसल्स या इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। एक होता है अपना डायफ्राम, रिब्स, ये सारी चीजें इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। एक तो इंटरकोस्टल मसल्स, एक तुम्हारी डायफ्राम, और एक तुम्हारा रिब्स, ये सारे। क्योंकि क्या होता है देखो, अगर मान लो ये हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर बहुत कम होगा, तो मूवमेंट ऑफ एयर किस तरफ होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो लंग से हवा कहाँ पे जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी, जो कि होगा एक्सपिरेशन। बट एक कंडीशन है कि जिसके अंदर लंग्स के अंदर तो प्रेशर क्या है? बहुत कम है, और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर हवा एटमॉस्फेयर से किसके अंदर जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर, इसको बोलेंगे इंस्पिरेशन। और जो ये प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, जो प्रेशर होता है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर। वो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी प्रेशर। जब भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए तो समझ लेना किसकी बात हो रही है? लंग्स की बात हो रही है ना, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है। क्लियर है? तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। क्या होगा जब हमारे लंग्स के अंदर क्या होगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा और बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो उस केस में हमें प्रेशर और ज़्यादा कम करना पड़ेगा,
अंदर और ज़्यादा कम प्रेशर करना है, अंदर प्रेशर कम करना है तो हमें लंग्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, लंग्स के अंदर प्रेशर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर हवा का प्रेशर कम होगा। तो उसके लिए क्या होती है, जो बाहर की इंटरकोस्टल मसल है वो इस तरह से फैलती है, फैली ना, ये जो फैलती है इस तरह से बढ़ती है जिससे वॉल्यूम बढ़ता है। साथ में जो डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरह से फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे जो लंग्स है उसे फैलने के लिए और ज़्यादा स्पेस बढ़ता है। जैसे ही ये सब हुआ तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया और बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और मूवमेंट ऑफ एयर क्या हुआ, इनर। इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। ठीक है, एक तो हो रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर जो ये वाली एक्सिस है, और एक है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। तो एक हम एक्सपेंड कर रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर, एक कर रहे हैं ऊपर नीचे वाले डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। समझ लो डोर्सल वेंट्रल क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे पोस्टीरियर पीछे, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये आ गया, पीछे से भी बड़ा कुछ स्पेस, आगे से भी बड़ा, ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर। जो हमारे डायफ्राम है वो इस तरह से फ्लैट हुए तो ये डोर्सल वेंट्रल, है ना, तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस के अंदर भी एक्सपेंड हुआ। तो क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या किया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर एक्सपेंड किया, और जो अपना डायफ्राम था उसने क्या एक्सटेंड करवाया, अपना डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को एक्सपेंड करवाया, और उससे क्या हो गया, इंस्पिरेशन। ठीक है, अब सांस भर गई अंदर बहुत सारी, प्रेशर अंदर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर हवा का कम। तो अब क्या होगी, हवा को बाहर निकालने के लिए लंग्स क्या करेंगे, अपना जो डायफ्राम था वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो अपनी नॉर्मल स्पेस में आने लग जाएगा, नॉर्मल जगह पे आने लग जाएगा। जो हमारे रिब्स थी वो भी नॉर्मल होने लग जाएगी। जैसे ही सब नॉर्मल होने लगा प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा और हवा नाक के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपिरेशन। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कि इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और रिब्स कैसे इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, आई बात समझ, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओगे, अरे हार्ट थोड़ी रिवाइज कर रहे हैं हम तो पूरा अपना ऑक्सीजन कार्बन कैपेसिटी लास्ट में करेंगे, कैपेसिटी लास्ट में। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये देख क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो रेस्पिरेशन के अंदर हार्ट का काम कहाँ से है, हार्ट का काम होता है, लेकिन मेन तो काम हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। अरे पढ़ ले, सब समझ में, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से समझ नहीं आता बच्चों को। देखो आ जाता है इसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ऊपर। अभी मैंने बताया जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट होता है वो किस बेसिस पे होता है, पार्शियल प्रेशर पे। अब ध्यान से सुनो, ये रहा अपना हार्ट, ऊपर के क्या है ऑरिकल्स, नीचे के वेंट्रिकल्स, है ना, यहां से होता है कनेक्टेड अपने बॉडी पार्ट से, ये कनेक्ट आउट होता है अपने इससे, ये जाता है अपने लंग्स के पास, और ये जाता है अपने लेफ्ट ऑरिकल्स के पास। कल ये तो मैं आपको बता चुका, कल कोई बताएगा ये क्या होता है, ये पल्मोनरी वेन, ये बताओगे क्या होता है ये, मेरे दिमाग में यही आ रहा था 10th चैप्टर में, ये बताओगे क्या होगा, वेना कावा, और ये क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। और जो लंग्स के पास होता है वो क्या होता है मेन, जिससे एक्सचेंज हुआ गैसेस को, बताओगे, एल्वेलाई। ठीक है, सबने पढ़ा था 10वीं में, तूने नहीं पढ़ा था खाली, मैंने भी ध्यान से पढ़ा था यार, मैं कौन सा बिना ध्यान के पढ़ रहा था। ठीक है, अब क्या होता है देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन का समझते हैं ना,
ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है वो 159 mmHg होता है ना, और जो एल्विलाई के अंदर होता है वो कितना होता है ऑक्सीजन का, 104, है ना। अब ध्यान से देखना, प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है 159, एल्विलाई में कितना है 104, तो एयर कहाँ से एटमॉस्फेयर से किसके अंदर आ जाएगी, एल्विलाई के अंदर आ गई। ध्यान से देख ले, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या है अपनी ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो करीबन होता है 95 mmHg। अब यहाँ पर 104, यहाँ पर 95, तो एयर ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी मूव करके, इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी, है ना। अब ये ट्रैवल करेगी यहाँ से पल्मोनरी वेन से और जाएगी अपने लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आ जाएगी एओर्टा के। तो पक्का यहाँ पर भी प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो कितना होगा 95 mmHg। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई, क्या कहने की कोशिश करो, जो ब्लड यार यहाँ था वही तो यहाँ पर एंटर हुआ, मैंने कुछ इसमें मिलावट तो करी नहीं, तो पक्का जो ब्लड यहाँ घूम रहा था वो भी यहाँ पे आया, तो पक्का जो यहाँ पर प्रेशर था ऑक्सीजन का वही यहाँ पे होगा, तो ये ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँच जाएगी और बॉडी पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बॉडी पार्ट पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होगी। बॉडी पार्ट के अंदर भी ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर कितना होता है ऑक्सीजन का प्रेशर 40, ठीक है, क्लियर है बात, आई समझ। अब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई यूज हुई और यहाँ पर प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अब बढ़ने लगेगा, और जो ये प्रेशर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना होता है लगभग 45, है ना। और जो ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पर जो ब्लड वेसल है उसका प्रेशर क्या होता है 40, तो 45 यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के अंदर 45 है, इस ब्लड वेसल के अंदर 40 है, तो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गई, क्लियर है, आई बात याद रख सको। अब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करेगी ट्रैवल करेगी ट्रैवल करेगी ट्रैवल करेगी ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा CO2 का 40, यहाँ पर भी लगभग 40 होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है 40 से, तो यहाँ पर क्या होगा CO2 का भी 40 होता है, लगभग 40 होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है यहाँ से, तो क्या होगा ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अब किस में आ जाएगी एल्विलाई में आ जाएगी। एटमॉस्फेयर में जो CO2 का प्रेशर होता है वो कितना होता है 0.3, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर आ जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी। आई बात समझ में, क्या हुआ क्या इतने तार फट रहे हैं, हाँ बताओ 45 किस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, ये मैंने बताया था ना, ये बताया था कुछ मैंने यहाँ पर कुछ बताया था याद करने के लिए, यही था ध्यान से देखो 40 95 40 कुछ गड़बड़ है नहीं, ये है ना। अब देख लो यार इसे, अब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ये वाला है, ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसके अंदर देखो ये जो अपने CO2 का प्रेशर कितना है 40, तो यहाँ पर मैं CO2 का क्या लिख दूंगा 40, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 40। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का देखो कितना है 40, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 40, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का 40, हो गया, आया बेटे समझिए बात। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है ना, मात्रा का खेल है, आई बात समझ।
करें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसे हिलता रहता है अपने आप। पक्का भूत है यहाँ पे। अरे भूत है यहाँ पे भाई, ऐसे कैसे नहीं, बार-बार हवा कैसे कर देगी अपने आप? मैं सोच रही थी हवा इतनी दूर से अंदर कैसे आ रही है? कट जाएगा। अरे भूत है क्या? हाँ क्या? मैं सोच रही मैंने कॉल कट कर रहा है। मिटा दो यार ये सब, ये जो कबाड़ा बनाया मैंने। मैं आज खुलेआम बोल देता हूँ ये बात, चैलेंज देके, जितना आज पढ़ा रहा हूँ ना, नीट में क्वेश्चन वही से आएगा। ना आया तो आ जाइए फीस वापसी मांगने अपनी, पक्का यही सही है। और अगर आप लोग मिले समझ लो फ्रॉड कर दिया मैंने, स्पैम। पैसे लेके भाग गया मतलब, फिर पुलिस थाने जाइए। ये वाला पार्ट मैं वीडियो में से काट दूंगा, चैलेंज वाला है ना, तो तुम्हारे में कोई सबूत नहीं रहेगा। तो सोच रहे हो कि सबूत रहेगा, लेकिन आएगा ऐसे 99.99% चांसेस है। ये क्या हुआ? यार वो वहां पे डबल टेप लगा रखी है। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाइन्टी 97% जो अपनी ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी या फिर बोलो हीमोग्लोबिन ट्रैवल करवाता है ना, और जो 3% बचती है वो डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। यानी ये प्लाज्मा के अंदर घुल जाएगी, जाओ जाओ जाओ, है ना। वही भी बात करें अगर आरबीसी और हीमोग्लोबिन की, ये क्या करते हैं, लगभग 97% अपनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर काम रखते हैं। लगभग अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करूं तो लगभग वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है ना। एक हीमोग्लोबिन कितने को बाइंड करता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। तो अगर एटम की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे? एटम की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे? पता नहीं इसमें कितने एटम हुए हैं? 8 हो जाएंगे ना, वो 8 ऑक्सीजन एटम। क्या? अरे कॉल बोल, अब कुछ नहीं हो गया यार, मैं तो कल बोल तो दिया था, कितनी बार बोलूँगा एक बार। अरे कॉल वॉल कुछ नहीं हो गया, ऐसे हम बिन फालतू में कॉल नहीं करते किसी को। थोड़ी देर में करूँगा पूरा चैप्टर ख़त्म करवा के, वरना फिर मुझे एडिटिंग में दिक्कत होगी। तो 1 हीमोग्लोबिन कितने को बाइंड कर रहा है? 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को। अगर एटम की बात करूँ तो 8 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि O2 है। समझ रहे हो बात को? और अगर 100 ml की बात करूँ तो 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है ना, ब्लड, है ना। 100 ml ब्लड जो है वो 20 ml ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है ना। और कुछ था क्या इसके अंदर स्पेशल? यही था मेरे ख्याल से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, ये है ना। एक इसके अंदर बट वो आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी चांस है आपके स्कूल में ये बनवाने को आएगा, है ना। क्या? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। So cute. 10, 20, 30, 40, 50 आती है काउंटिंग? Counting करती हूँ। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। एग्जाम में कैसे करोगे अगर नहीं आती होगी? याद करनी पड़ेगी पहले काउंटिंग में। आया? यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाली साइड है ये शो करता है परसेंटेज हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, और यहाँ पर क्या शो कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो परसेंटेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे?
ना बताया हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की परसेंटेज ही दिखाएगा। कुछ कुछ सही है। आप बताओ क्या कहना चाहता है कोई यहाँ पे? तो पढ़ा रहा हूँ ना मैं। कंसंट्रेशन दिखाएगा। सिंपल सिंपल ये दिखा रहा है कि कितने परसेंट जो हीमोग्लोबिन है कितने पार्शियल प्रेशर पे कैरी कर रहा है ना। जो 100% पे आ जाएगा यानी कि 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर चुका है, यानी कि और ज़्यादा ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं कर सकती है ना। तो ये कुछ इस तरह से सिग्मोइड कर्व आता है, एस शेप कर्व आता है, और जो 100% जो शो करता है वो लगभग 80 से 85 के बीच में शो करता है। तो ये जो मैक्सिमम पहुंच जाता है एक रेंज से 100% सैचुरेशन जो पहुंच जाती है वो किस में पहुंचती है? 80 से 85 के बीच में पहुंच जाती है 100% सैचुरेशन। क्लियर है? अब ये हो गई सैचुरेशन के बाद, और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। और ये कुछ चीजें शो करता है, जैसे कि मान लेते हैं एक कंडीशन है अपनी जिसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट बोलते हैं, राइट बोलते हैं? राइट शिफ्ट पढ़ते हैं पहले। राइट शिफ्ट में क्या होगा? मान लो जो अपना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाता है, साथ में अपनी एसिडिटी है यानी कि जो H+ है वो बढ़ जाते हैं, साथ में अपना जो है एक्सरसाइज हो रही है, अगर कोई एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है वो इंक्रीज हो रही है, और क्या टेम्परेचर जो है अगर वो बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, उस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा? जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई, एक्सरसाइज कर रहा है या टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा? बॉडी को जो है ऑक्सीजन जो है बॉडी पार्ट्स को जल्दी जल्दी भेजनी पड़ेगी। तो जो सेचुरेशन है या दोनों की जो बाइंडिंग एफिनिटी है उसको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जब वहां भेजेंगे फिर तो वहां तोड़े मारते रहो, तोड़ देना, टूटेगी, जब टूटेगी जब पहुंचेगी पहुंच जाएगी। सही बात है, सही बात है। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें जल्दी जल्दी ईंटें भेजनी है कहीं पे और सारी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तुम भेज तो दोगे, फिर उसमें तोड़ने में लगा रहेगा वो आराम से, कब उसकी टूटेगी, कब उस पर उसे ईंटें मिलेगी, तो ऐसा थोड़ी कर सकता है। तो बाइंडिंग एफिनिटी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, जिससे जो सेल जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी टूटे और जल्दी जल्दी क्या हो? सेल्स को ऑक्सीजन मिले। तो उस केस में ये क्या होता है? कर्व थोड़ा इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। इसको ही क्या बोलते हैं हम? बोहर इफेक्ट। और अगर ये कंडीशन कुछ अपोजिट हो गई, ये सारी कंडीशन अगर अपोजिट हो गए, तो इस केस में क्या होगा? ये जो शिफ्ट है वो किससे हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट मार देगा, और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट। समझ रहे हो? और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके लिए बहुत बढ़िया चाबी दे गया है ना। सर ये भी 85 पे बनेगा बहुत। नहीं यार, शिफ्ट हो जाता है, जब शिफ्ट हो गया पूरा कर्व शिफ्ट हो गया तो पक्का सैचुरेशन भी शिफ्ट हुई होगी। नहीं मैं नहीं खा रहा यार, प्यास लगेगी इसे खा के। तो मतलब 90 से बात ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, सैचुरेशन आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि अब तो जल्दी जल्दी भेजना है उसको। समझ गए बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टफ क्वेश्चन अगर किसी को बनाना होता है एग्जामिनर को, यही से बनाता है। एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा अपने जो एकेडमिक्स है, और अगर नीट या फिर सीयूटी की बात करो तो इसमें समझना पड़ेगा। क्या? सब ऑब्जेक्टिव। मैं तो एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ। किसी को भाई मन है एकेडमिक्स की तैयारी करने का अपनी, तो कल टेस्ट देने आ जाना 2:45 बजे। कल मैं सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहा हूँ, ये दोनों दे रहे हैं। किसी और को देने का मन है लिखने वाला टेस्ट तो बता दो मुझे पता था। बाद में मेरे को मत ब्लेम कर देना कि नंबर कम आए, तुम्हारी वजह से आया। तो पहले बता रहा हूँ तुमको। PT2 में तो नहीं आएगा, फाइनल में तो आएगा। ठीक है, बाद में देख लेंगे, बाद में मिल लियो। हाँ अब बता क्या डाउट था? कुछ डाउट पूछ लीजिए तू। गजनी
गजनी तेरा मामा। पढ़ाऊं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिखाओगे नोट्स मुझे एक सेकंड। क्या गड़बड़ी की हुई है तुमने? 670 है, ठीक है। चश्मा लगा के नहीं दिख रही। बाहर देखो, फिर बताऊंगा मुझे क्या क्या दिख रहा है, चश्मा लगाया क्या नहीं दिख रहा है। देखो जी, आ जाओ। 23% जो होती है वो कैसे होती है? हीमोग्लोबिन से, है ना, या फिर बोलो R2। 70% जो होती है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वो किससे होती है? प्लाज्मा से, एज बाय कार्बोनेट आयन। कैसे? ये डिटेल में आएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 7% डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना। ठीक लिखा मैंने ठीक लिखा है मेरे ख्याल से तो। 2370, अरे ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब ये हम डिटेल में आ जाते हैं, इसकी डिटेल्ड इसकी डिटेल समझते हैं। ये रहा अपना टिश्यू, ये रहा अपना एल्वेलाई, है ना। ये रहा बीच में यहाँ पर सारा का सारा ब्लड, ये आ गया ब्लड। और ये रहा भाई अपना भाई आरबीसी। समझोगे क्या समझाने की कोशिश करता हूँ? कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, समझोगे? समझाऊं? क्या हुआ यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड बना, एंटर कर गया ब्लड के अंदर, आ गया। अब ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद वो एंटर करता है आरबीसी के अंदर, कर गया। आरबीसी के अंदर ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर ये CO2 कंबाइन होता है वाटर से। वाटर से कंबाइन होने के बाद बनाता है H2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। और इस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है, एंजाइम का नाम भी और कंपाउंड का नाम भी। फिर क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक किस में होगा? H++ HCO3 नेगेटिव, है ना। अब किस में टूट गया? H2CO3 H++ HCO3 नेगेटिव के अंदर। अब ये जो अपना HCO3 नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा। वो क्या आ गया? बाहर आ गया। अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? लॉस हुआ। एक नेगेटिव चार्ज क्या करना पड़ेगा? आरबीसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। निकाला है तो उसमें गुल्लक में डालना पड़ेगा यार। तो उस गुल्लक में क्या जाता है? क्लोरीन आयन जाता है। एक ब्लड से क्लोराइड आयन किसके अंदर एंटर कर जाता है? आरबीसी के अंदर एंटर कर जाता है। इसको ही हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोराइड शिफ्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट। फॉर नीट लगा दिया मैंने, पहले बता दिया। अपने एकेडमिक्स, हाँ एकेडमिक्स में छोड़ सकते हो, कोई इतना ध्यान नहीं देगा। मेरे ख्याल से शायद एनसीईआरटी के अंदर क्लोराइड शिफ्ट मेंशन भी है ना, लेकिन नीट में इस पर क्वेश्चन कई बार आया है तो इसलिए मैंने आपको बताया है। अब ये HCO3 नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें से 3 गलत होगी, 1 सही होगी। समझे? HCO3 नेगेटिव ट्रैवल करके आ जाएगा अपने एल्वेलाई के पास, जहां पर उसे फाइनली CO2 को एक्सचेंज कर दे। फिर से क्या होगा? H+ को एक्सेप्ट करेगी, क्या बनाएगी? H2CO3 बनाएगी। ये टूटेगा H2O प्लस CO2 में, इसमें, और ये इसके CO2 किसके अंदर आ जाएगी? एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी और यहाँ से बाहर। ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बायोकार्बोनेट आयन। इसी की तरह हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि होता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज
एंड वॉल्यूम्स, वो मैं आपको फटाफट अभी करा देता हूँ, उसके बाद आपकी छुट्टी। बाकी जो रेगुलेशन होगा वो आप खुद करेंगे, डिसऑर्डर होंगे वो आप खुद करेंगे, वो आसान है, उसमें कुछ पढ़ाना नहीं मेरे को। हाँ हाँ बताओ सर आप जो आ गया। अभी रहता है ना एक टॉपिक, आज पहले तो मैं उससे सुनाऊंगा बढ़िया करके, उसकी बेइज्जती करूंगा, ह्यूमिलेट करूंगा उसको, उसके बाद फिर तुझे फोन दूंगा। बोल दिया उधर छुट गया मेरा, करा दो यार, फिर कभी आती नहीं मेरे पास कि करा दो। उसको कहना मतलब अगर उसकी मीटिंग होगी तो उसको कहना कि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 1 घंटा और, तो उसको मैं झूठ बोलता ही नहीं, प्लीज ना, मैं किसी से आज तक झूठ बोला, शिक्षा को कह देना, मैं झूठ का साथ ही देता, और झूठे लोग अगर तो बिल्कुल भी नहीं। कितने गंदे हो। मिटा दो यार ये, है ना, हटा दो, फिर यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पे ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, यही क्वेश्चन पूछता है जब नीट में क्वेश्चन आता है। मुझे भी याद है जब मैं MCQ करता था तो इसके ही गलत करता था। करे हाँ यार, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, उसका चार्ज कैसे बदलेगा? क्लोराइड आयन तो क्लोराइड आयन ही रहेगा ना, वो फ्लोराइड आयन तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। नहीं हुआ। अब समीर ही तो रहेगा, समीर कबीर थोड़ा ही बन जाएगा, या बन जाएगा? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड कैपेसिटीज, अरे क्या हो रहा है? CAPA ये सही है इसका? लीजिए पक्का, मेरे को तो गलत लग रही है। यही है? अच्छा बता रही वॉल्यूम। हाँ, सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम, कितनी होती है? 500 ml। क्या होता है इसमें? नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, वो क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, है ना। सेकंड आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जोर से खींच के सांस ले रहे हैं, जोर से फोर्सफुली खींच के सांस ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितने होते हैं? 2300 से 2500, 500 से 3000, है ना, 3000 है। फिर आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, इसको IR भी बोलते हैं, इसको ये क्या हो जाएगी? ER। जोर से खींच के सांस छोड़ना, ER, है ना। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जोर से खींच के सांस छोड़ना, ER, ठीक है। ये कितनी होती है? लगभग 1000 से 1100 ml, है ना। लास्ट आता है अपना इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम, जो सांस अभी भी खींच के सांस छोड़ने के बाद भी बच गई, लंग्स के अंदर रिमेन रह गई, वो क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। नेक्स्ट आता है, बताओ नेक्स्ट क्या आता है? EV IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम जितनी भी सांस खींच सकते हो। क्या हो गया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम जितनी भी सांस आदमी खींच सकता है फोर्सफुली, मैक्सिमम अमाउंट जो
इंस्पायर कर सकता है इंसान, वो क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये क्या सकता है, IRV प्लस TV, है ना। सातवां एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगा, ERV प्लस TV, मैक्सिमम जितनी एक्सपायर कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट जो इंसान एक्सपायर कर सकता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। 8th FRC है ना, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी। यार क्या हो रहा है बिल्कुल, कैपेसिटी बोला करो उसको। कैपेसिटी, ये लो, क्या होता है यार, बताओ यार इसका मुझे फॉर्मूला बताओ। ERV प्लस आरवी, ERV प्लस RV। हाँ ERV प्लस आरवी, है ना। मैक्सिमम जो अमाउंट लंग से इंसान खाली कर सकता है ना, जितनी खाली कर सकता है आरवी। नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी, ये क्या होता है, ERV प्लस IRV प्लस TV, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और लास्ट आती है अपनी टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। सबको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी, IRV ERV TV प्लस RV। इसमें से ये वाला टर्म छाट लो, कौन कौन सी है, ये रही, इसको हम क्या लिख सकता हूँ, VC प्लस RV। इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रटने का काम है, और रटने के काम पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करेगा, उससे क्या चीज़ याद नहीं होगी, समझ रहे हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या याद नहीं होगी, और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जहाँ से लगता है कि उन्हें ये चीज़ नहीं आएगी। इसी की तरह से हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन ख़त्म हुआ। टेस्ट देना है, MCQ टेस्ट देना है, किसी को रिटर्न टेस्ट देना है, वो मेरे से पर्सनली आके संपर्क कर सकता है ना। तुम दोनों दे रहे हो कल, पक्का है ना, तुम्हारे तो एग्ज़ाम है, तेरा एग्ज़ाम कर ले बायो का।